डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। आज है 28 अप्रैल 2021 और दिन है वेंसडे। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे मानून ने शेयर किया था, मैंने कहा था जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट आपको लिखवाया है वो मुझे शेयर कर दें, तो मानून ने शेयर किया था। द क्वेश्चन इज़ डिफाइन मोनोपोली, हाउ प्राइस एंड आउटपुट इज़ डिटरमिन्ड इन मोनोपोली इन परफेक्ट इन लॉन्ग रन एज़ वेल एज़ इन शॉर्ट रन। कि अजारादारी की तारीफ़ करें या अजारादारी का मफ़हूम बयान करें और अरसे कलील और अरसे तवील में कीमत और पैदावार का तयन अजारादारी के तहत कैसे होता है उसकी वजाहत करें। ये क्वेश्चंस मुख्तलिफ पेपर्स में आए हुए हैं, शॉर्ट रन भी और लॉन्ग रन भी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक भी बेसिकली यही है। ये है चैप्टर नंबर 8। सब बच्चे जो है वो अपनी अपनी बुक्स में इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हमने इसमें क्या है, आप सबकी बुक्स में दी हुई है। सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ मोनोपोली, कि व्हाट इज़ मेंट बाय मोनोपोली। मोनोपोली या अजारादारी से क्या मुराद है। ठीक है, अब अजारादारी को अगर हम देखें तो इट इज़ कम्प्लीटली, अगर हम इसको देखें तो इट इज़ ऑपोजिट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, कि ये मुकम्मल मुकाबले की क्या है, ज़िद है। अगर मोनोपोली को हम देखें तो इट इज़ ऑपोजिट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब मोनोपोली में क्या होता है, आप इसको कह सकते हैं कि व्हेन एवर देयर इज़ ए सिंगल फर्म, ठीक है, और द सिंगल पर्सन हैज़ द अथॉरिटी टू प्रोड्यूस द गुड। ठीक है, यानी कि जब भी किसी चीज़ की पैदावार पे किसी एक फर्म, एक इदारे या एक इंसान को इख्तियार हासिल हो। ठीक है, व्हेन गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ ए वन मैन, वन पर्सन और ए वन सिंगल फर्म, एंड दिस फर्म रिप्रेजेंट्स द होल इंडस्ट्री। वो एक फर्म ही जो है वो क्या करती है, फर्म जो है इट रिप्रेजेंट्स द होल इंडस्ट्री, वो पूरी सनत की फ़र्म जो है वो नुमाइंदगी करे। वैसे इंडस्ट्री और फर्म में क्या फ़र्क है, हमने पढ़ा हुआ है कि फ़र्म इज़ ए सिंगल यूनिट, फ़र्म जो है वो एक इकाई होती है, अकेली इकाई, यानी कारखाना जिसको आप कहते हो। और इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री इज़ द एग्रीगेट ऑफ फर्म्स, कलेक्शन ऑफ फर्म्स, यानी कि जब फर्में इकट्ठी हो जाती हैं जो एक जैसी चीज़ें पैदा कर रही हैं। जैसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं, तो जितनी भी फर्में, जितने भी कारखाने कपड़ा बना रहे हैं, उनको जब इकट्ठा कलेक्टिव कर लेंगे, एग्रीगेट कर लेंगे, तो वो बन जाएगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, बट हम जब कह रहे हैं कि देयर इज़ ए सिंगल फर्म विच इज़ प्रोड्यूसिंग द गुड्स, कि जब एक ही फर्म है जो कि चीज़ों को पैदा कर रही है, बना रही है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि द सिंगल फर्म रिप्रेजेंट्स द होल इंडस्ट्री, कि वो जो अकेली फर्म है वही आपकी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट भी करती है, वही आपकी सनत की नुमाइंदगी भी करती है। तो फिर इससे क्या पता चला कि नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, के इस सूरत में हमारी सनत में और फर्म में कोई फ़र्क जो है वो पैदा नहीं होता। नंबर 2, मोनोपोली की क्या करैक्टरिस्टिक है कि देयर इज़ नो क्लोज सब्सिट्यूट ऑफ दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट, कि जो चीज़ आप बना रहे हैं उसका कोई भी करीबी मुतबादिल, नेमुल बदल जो है वो मंडी में मौजूद नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर 3, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ दैट गुड इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि वो जो चीज़ आप पैदा कर रहे हैं उसकी जो तलब की मुतकाते लचक है। चैप्टर नंबर 4 में हमने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, इन केस ऑफ सब्सिट्यूट्स एंड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। सब्सिट्यूट्स क्या होते हैं, जो मुतबादिल चीज़ें हैं, जैसे पेप्सी और कोक है। ठीक है, तो पेप्सी अगर महंगी होती है तो हमने पढ़ा था कि लोग कोक का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं, और पेप्सी अगर सस्ती होती है तो लोग पेप्सी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कोक का यूज़ जो है वो कम कर लेते हैं। ठीक है, ये तब होता है जब सब्सिट्यूट्स हों। जब हमने ऊपर वाले पॉइंट में कह दिया कि देयर इज़ नो क्लोज सब्सिट्यूट ऑफ दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट, कि उस चीज़ का कोई भी नेमुल बदल मंडी में मौजूद नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जब नेमुल बदल है ही नहीं तो फिर उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी, वो ज़ीरो होगी, उसकी मुतकाते लचक क्या होगी, सिफर होगी। सो दिस काइंड ऑफ फर्म डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कंपटीशन विद एनी अदर फर्म, सो नो न्यू फर्म कैन एंटर इन द मार्केट। ठीक है ना, क्योंकि वो अकेली फर्म है तो इसका मतलब है उसका कोई कंपेटिटर भी नहीं है, उसका कोई मुकाबिल भी नहीं है, और कोई नई फर्म भी जो है, यानी कोई बाहर वाले को अट्रैक्शन मिल ही नहीं रही है, इसलिए नो न्यू फर्म कैन एंटर इन द मार्केट, कोई भी नई फर्म जो है वो मंडी में दाखिल नहीं हो सकती। फिर क्योंकि एक ही फर्म है विच कंट्रोल्स द ओवरऑल ऑल द मार्केट, एक ही फर्म है जो कि पूरी मंडी को जो है वो कंट्रोल कर रही है, सो इट इज़ द प्राइस मेकर। हम इसको कहते हैं कि वो क्या है, वो कीमत बनाने का काम करती है, प्राइस मेकर है, यानी इट कैन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द प्राइस अकॉर्डिंग टू इट्स सिचुएशन, कि वो अपने हालात के मुताबिक अपनी मर्ज़ी से जो है वो प्राइस को ज़्यादा कम कर सकती है। ठीक है ना, जब वो चाहती है कि फर्म वांट्स टू सेल मोर गुड्स, मोर आउटपुट, इट कैन डिक्रीज़ द प्राइस। ठीक है ना, और
ये भी हो सकता है कि इट कैन डिक्रीज़ द सप्लाई एंड इट कैन इंक्रीज़ द प्राइस, यानी जब वो चाहती है चीज़ें ज़्यादा बिकें तो वो सस्ती करके ज़्यादा बेच सकती है। और दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है कि वो प्रोडक्शन कम करके सप्लाई को रोक के शॉर्टेज पैदा करे, और शॉर्टेज पैदा करके क्या करे, चीज़ों को कीमतों में इजाफा करके उसे बेचे। ठीक है, अब इसके जो हमने कर्व्स हैं वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, अगर आपको याद हो थोड़े से जर्नली कर्व्स जो इसके थे, कि जिस तरह परफेक्ट कंपटीशन में स्ट्रेट लाइन की शक्ल में AR MR होते हैं, इसमें जो इसका डिमांड कर्व है AR कर्व है वो हमने पढ़ा था, इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, और AR कर्व इज़ ऑल्सो नोन एज डिमांड कर्व, इसको हम खत तलब भी कहते हैं। एंड MR कर्व इज़ ऑलवेज बिलो द AR कर्व, MR खत जो है वो इसके हमेशा नीचे होता है या इसकी निचली साइड पे जो है वो वाक़या रहता है। ठीक है, अब अगर हम प्रैक्टिकली देखें, अमली तौर पे देखें, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू होल्ड द मोनोपोलिक सिचुएशन इन एनी कंट्री, कि किसी भी मुल्क में अमली तौर पर प्रैक्टिकली जो है वो मोनोपोली के हालात को पैदा करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट देर आर सम कंडीशंस, बाज़ दफ़ा कुछ हालात ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी एक इंस्टीट्यूशन को जो है वो अथॉरिटी दे देती है कि यू कैन प्रोड्यूस द गुड्स फॉर द वेलफेयर और द बेनिफिट्स ऑफ द पीपल। ठीक है ना, कि हुकूमत किसी इदारे को इख्तियार दे देती है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए सिर्फ आपने ही इस चीज़ को जो है वो सेल करना है, आपने इस चीज़ को प्रोड्यूस करना है, बनाना है, तो वो क्या होगी, वो मोनोपोली होगी। मसलन जैसे पाकिस्तान में हम देखते हैं IS को डिपार्टमेंट, जिसको पुराना वापडा का डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, IESCO IS को डिपार्टमेंट है, जो कि ओल्ड नेम इसका क्या था, वापडा था। अब हमें पता है पूरे पाकिस्तान में वाहिद डिपार्टमेंट है विच कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कि ये पूरे मुल्क में हमें बिजली की सप्लाई जो है वो फराहम करता है। इसी तरह से हमारे पास ऑप्शन आ जाती है दूसरी, क्या है, पाकिस्तान रेलवे, कि पाकिस्तान में सिर्फ एक पाकिस्तान रेलवे का ही इदारा है जो कि पूरे मुल्क में रेलों की सर्विस फराहम करता है। वो रेलों के नाम डिफरेंट हैं, तेज़ गाम है और ऑरेंज ट्रेन है और ग्रीन है, लेकिन जो अथॉरिटी है वो उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, वो पाकिस्तान रेलवे है। ठीक है, इसी तरह से हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि PIA को भी मोनोपोली हासिल है? नो, बिकॉज PIA इज़ नॉट द ओनली क्या कहना चाहिए इंस्टीट्यूशन विच कैन प्रोवाइड द फैसिलिटी, देर आर मैनी अदर्स, लाइक हम कह सकते हैं ब्रिटिश एयरवेज़ है, एयर ब्लू है, ये सब भी वही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो PIA प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि PIA की मोनोपोली जो है वो मौजूद नहीं है। इसी तरह से अगर हम कहें कि PTV इज़ द ओनली स्टेशन, एक ज़माने में PTV अकेला स्टेशन होता था, चैनल होता था, तो हम कहते थे कि PTV की अजारादारी है, मोनोपोली है। बट नाउ डेज़ हमें पता है कि देयर आर लॉट ऑफ स्टेशंस, बहुत से स्टेशंस हैं और TV स्टेशंस हैं अदर देन PTV विच कैन प्रोवाइड द सर्विसेज सेम लाइक PTV। तो इसलिए PTV की भी आजकल जो है वो मोनोपोली जो है वो नहीं है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप याद रखें कि जो मोनोपोली है इट डजंट डिपेंड अपॉन द साइज़ ऑफ द फर्म, ये फर्म के साइज़ पे डिपेंड नहीं करती। इट कैन बी ए स्मॉल फर्म और इट कैन बी ए ग्रेटर फर्म, यानी एक छोटी सी कंपनी भी हो सकती है, छोटी सी फर्म भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि देखें एक जैसे गांव है कोई, तो गांव में एक ही बस है जो कि सुबह के टाइम शहर लोगों को लेके बाहर आती है शहर में और छुट्टी टाइम वापस लेके घर जाती है। तो इसका मतलब क्या है, दिस बस प्रोवाइड्स द मोनोपोली फैसिलिटी टू द विलेजर्स, कि उस गांव के लोगों को जो है वो बस जो है वो फैसिलिटी फराहमकारी है और उसकी उस एरिया में क्या है, मोनोपोली है। तो यानी इतने स्मॉल स्केल पे भी मोनोपोली हो सकती है। इट कैन बी ए होल कंट्री, पूरे मुल्क में भी किसी चीज़ की इजारादारी हो सकती है। जैसे हम कहते हैं कि जी साउथ अफ्रीका जो है इट हैज़ मोनोपोली ओवर द प्रोडक्शन ऑफ डायमंड्स, के साउथ अफ्रीका में हम कहते हैं हीरे की कानें हैं, ठीक है ना, कि वो प्रोडक्शन करता है उसकी। इसी तरह से श्रीलंका में कहते हैं कि जी चाय और कॉफ़ी के लिए वो बहुत ज़्यादा उसकी लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी समझी जाती है, तो उसको चाय और कॉफ़ी के लिए हम कहते हैं कि इट हैज़ द मोनोपोली ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो जब डिफाइन मोनोपोली आता है 5 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का आता है, तो डेफिनेटली आपने ये सारी बातें जो हैं वो पैराग्राफ की शक्ल में जो है वो एक्सप्लेन करनी होती हैं। अब वो कहते हैं कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म कैसे हासिल किया जा सकता है। अब शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म में अगर आप देखें, सबसे पहले अरसे कलील के तहत जो है वो अजारादाराना फॉर्म का तवाज़न कैसे हासिल किया जाता है या कीमत और पैदावार का तयन कैसे हासिल किया जाता है। तो शॉर्ट रन में डेफिनेटली शॉर्ट रन की डेफिनेशन हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। द मेन पर्पज़ ऑफ द मोनोपोलिस्ट फर्म इज़ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब आप मैथ्स का पोर्शन पढ़ चुके हैं, तो मैथ्स में सब हम कर चुके हैं कि मेन फर्म क्या होता है मोनोपोलिस्ट फर्म का, कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल किया जा सके। तो शॉर्ट रन में जो है अगर हम इक्विलिब्रियम को देखें तो इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म की जो है वो 2 कंडीशंस हैं। एक है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, और दूसरा हमारे पास आता है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच।
टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच, जिसको कुल हासिल और कुल लागत का तरीका भी कहा जाता है। अब आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू TR माइनस TC, कि रेवेन्यू में से जब कॉस्ट डिडक्ट कर ली जाती है तो द रिमेनिंग विल बी प्रॉफिट। सो वी विल सी वेयर इज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट, कि जहाँ रेवेन्यू और कॉस्ट का दरमियानी फ़र्क ज़्यादा से ज़्यादा होगा वहाँ पे जो है वो गैर मामूली मुनाफा फर्म को हासिल होगा। अब इस अप्रोच के तहत जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में भी किया था, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे क्यू का मतलब है पैदावार की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ आउटपुट। वाई एक्सिस पे हम लेंगे कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्राइस। ठीक है, आप सबको पता है TR का कर्व जो है मोनोपोली में यहाँ पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में बना चुके हैं, ड्रॉ करके आपको बताए थे अगर याद हो। इसमें हमारे पास जो TR का कर्व होता है वो इस किस्म का होता है, यानी 0 से स्टार्ट होता है। और इस किस्म का होने का मकसद क्या है, इस किस्म के होने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास जो है ये इस किस्म के होने का मकसद सिर्फ ये है कि ये वो है टोटल रेवेन्यू जो है बता रहे हैं मोनोपोली में कि ये इंक्रीज़ भी कर सकता है, पीक पे भी जा सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है। क्यों? रेवेन्यू की वसूलियाँ, कि जब हम चीज़ सेल करें तो जो वापस पैसे आ रहे हैं, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सेलर, ये सेलर पे डिपेंड कर रहा है तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है। एंड इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, ये 0 पॉइंट से क्यों शुरू हो रहा है, ये जीरो क्या है, जीरो है क्यू, यानी जब आउटपुट जीरो है, पैदावार है ही नहीं, तो डेफिनेटली वसूली भी क्या होगी, जीरो होगी। जब पैदावार होगी तो हम उसे सेल करेंगे तो रेवेन्यू आएगा ना, जब पैदावार ही नहीं है तो वसूली भी क्या होगी, जीरो होगी। सेकेंड वन इज़ TC कर्व कभी भी जीरो से नहीं शुरू होता, थोड़ा सा आगे से शुरू होता है, और आप इसको देख लें इस तरह से कर्वी शेप में जो है वो हमारे पास टोटल कॉस्ट का बार है। वाई डजंट स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, बिकॉज हम सबको पता है कि टोटल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब जब Q आउटपुट ज़ीरो होती है तो डेफिनेटली वेरिएबल कॉस्ट तो ज़ीरो ही होती है, बट फिक्स्ड कॉस्ट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होती। फिक्स्ड कॉस्ट ये है कि जो आपके परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो आपने पेमेंट्स करनी है, उनको जो तनख्वाहें देनी है, वो फिक्स्ड कॉस्ट में शामिल है, तो वो तो हर सूरत देनी है, चाहे आपका कारखाना चल रहा है चाहे नहीं चल रहा। तो इफ़ Q ज़ीरो भी हो, ये देखें ना, ये Q ज़ीरो के लेवल पे है कि Q ज़ीरो भी हो और वेरिएबल कॉस्ट तो ज़ीरो होगी, बट देयर इज़ सम पोर्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, तो ज़ीरो प्लस अगर फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे तो ये जो ये थोड़ा सा पोर्शन है ये क्या है, दैट इज़ द पोर्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, जो आपका थोड़ा सा ऊपर से दिखाया गया, दैट मीन्स ये फिक्स्ड कॉस्ट को शो कर रहा है। और दोनों कर्व्स पे नाम लिख लें, ये जो मैंने ऊपर से शो किया है ये वाला कौन सा कर्व है, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के लिख लें, ये टोटल कॉस्ट है, और ये जो जीरो पे था अपनी आसानी के लिए, ये कौन से वाला है, ये टोटल रेवेन्यू, ये मैंने अपनी आसानी के लिए किया है। ठीक है, अब इस कर्व में बहुत आसान डायग्राम होती है, जिन्होंने पहले पढ़ा उन्हें याद होगा। अब सबसे पहले देखें, देयर आर 2 मीटिंग पॉइंट्स, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट इज़ A एंड 1 पॉइंट इज़ B। मीटिंग पॉइंट्स का मतलब है ये दोनों पॉइंट्स ये हैं कि A और B में, दोनों पॉइंट्स में हमें पता चलता है कि टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट। मीटिंग पॉइंट का मतलब ये है कि वे दो बोथ कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दोनों वो पॉइंट्स हैं A और B जहाँ पे TR और TC दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, रेवेन्यू और कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इधर से आउटपुट को डिटर्मिनेशन करें तो फर्स्ट करेंगे आउटपुट आती है Q1, अगर हम इधर से आउटपुट की डिटर्मिनेशन करें तो इधर से हमारे पास आउटपुट आती है Q2। ठीक है, यानी अगर हम OQ1 प्रोडक्शन करेंगे तो थोड़ी सी पैदावार हासिल हो रही है, बट रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर है, दैट मीन्स फर्म इज़ अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर हम OQ2 इतनी ज़्यादा पैदावार हासिल करें तब भी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, यानी फर्म इज़ नॉट गेटिंग एनी एक्स्ट्रा इनकम। फर्म को फालतू पैसे नहीं मिल रहे हैं, जस्ट जितना वो लगा रही है, जैसे 1000 रुपये अगर लगा रही है तो 1000 ही वापस ले रही है, बिकॉज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू कॉस्ट। तो इसलिए फर्म को कोई मुनाफा जो है वो हासिल नहीं हो रहा। सो वी वांट टू सी द मैक्सिमम, फर्म वांट्स टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। फर्म का मकसद क्या है कि वो मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा करे। सो वी विल सी द ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। हम देखेंगे कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे दोनों के दरमियानी फ़र्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। अब ये कर्वी शेप आई कांट से कि यहाँ फ़र्क है, यहाँ फ़र्क है, यहाँ फ़र्क है, उसके लिए लेट सी कि मुझे लगता है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान फ़र्क नज़र आ रहा है, तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि अगर मुझे लगता है कि ये और ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे फ़र्क ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो उन पॉइंट्स पे आई विल ड्रॉ द टेंजेंट। मैं उन पॉइंट्स पे क्या करूँगी, टेंजेंट मोमास खींच दूँगी, लाइक दिस। ये एक मोमास खींच दिया और ये दूसरा अगर मुझे लग रहा है तो यहाँ पे मैं दूसरा मोमास खींच दूँगी। अब आप देखें, लुक एट द लाइंस, जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, देयर आर पैरेलल टू ईच अदर। नज़र आ रहा है सबको? पैरेलल का मतलब है ये मतवाज़ी लाइनें बनी हैं, दैट मीन्स कि मैंने डिफरेंस सही काउंट किया है। और अब मैं इसको एक्स एक्सिस तक ले आऊँगी, तो ये हमारे पास, इसको आप कह दें क्यू स्टेरिक कह दें, ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। ये जो है दिस इज़, इसका नाम आप कोई भी रख दें, जैसे आपकी बुक में उन्होंने P नाम रखा हुआ है और यहाँ पे T रखा हुआ है, यू कैन राइट डाउन एनी नेम। ये P किसके ऊपर है? दिस इज़ अब TR, और T किसके ऊपर है?
TC. That means the difference between P and T shows that TR is greater than TC. नज़र आ रहा है कि P पॉइंट जो है वो TR के ऊपर है और T पॉइंट जो है वो TC के ऊपर है. सो P is greater than T, that means TR is greater than TC. यानी revenue is maximum with respect to cost. So this portion shows the level of profit. ये क्या शो कर रहा है? ये फर्म का मैक्सिमम प्रॉफिट शो कर रहा है कि अब फर्म जो है वो OQ1 पे भी प्रोडक्शन नहीं करेगी बिकॉज इट इज़ हैविंग नॉर्मल प्रॉफिट. OQ2 पे भी प्रॉफिट, ठीक है ना. OQ1 और OQ2 दोनों पे प्रोडक्शन नहीं करेगी, यानी A और B दोनों पे प्रोडक्शन नहीं करेगी बिकॉज इट इज़ हैविंग द नॉर्मल प्रॉफिट. फर्म विल प्रोड्यूस OQ स्टार बिकॉज एट दैट पॉइंट इट विल हैविंग द मैक्सिमम प्रॉफिट. इस पॉइंट पे फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुनाफा हासिल हो रहा है. अब व्हाट अबाउट द 2 पॉइंट्स जो आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, बिफोर A एंड आफ्टर B. देखिए ना, A भी डिस्कस हो गया और इन बिटवीन A भी डिस्कस हो गया. अब व्हाट अबाउट बिफोर A एंड आफ्टर B. अब बिफोर A अगर आप देखो, A से पहले कौन सा कर्व ऊपर जा रहा है? दिस वन. ये कौन सा है? TC. और नीचे मुस्तकिल कौन सा कर्व जा रहा है? TR. दैट मीन्स कि बिफोर A हमारे पास सिचुएशन क्या है कि टोटल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, यानी फर्म इज़ फेसिंग लॉस, जो कि वो कभी भी बर्दाश्त करना नहीं चाहेगी. इसी तरह से B के बाद देखो, ये थ्रू आउट कौन सा ऊपर जा रहा है? TC. और थ्रू आउट नीचे कौन सा जा रहा है? TR. यानी यहाँ हेयर ऑल्सो द सेम कंडीशन, TC इज़ ग्रेटर देन TR. दैट मीन्स कि फर्म इज़ फेसिंग लॉस. सो फर्म विल नॉट प्रोड्यूस बिफोर A एंड आफ्टर B लेवल. सो पता क्या चला कि मैक्सिमम प्रॉफिट फर्म कहाँ हासिल करेगी? वेयर द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट इज़ मैक्सिमम. सेकेंड अप्रोच इसमें जो हमारे पास यहाँ दी हुई है, दैट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच. ठीक है, वो क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, जिसको हम कहते हैं मुख्ततिम हासिल और मुख्ततिम लागत का तरीका. अब ये बहुत आसान है. मुख्ततिम हासिल और मुख्ततिम लागत का तरीका ही बेसिकली जो है उसके अंदर हमारे पास जो है वो 3-4 सूरतें हो सकती हैं. अब मुख्ततिम हासिल और मुख्ततिम लागत का तरीका अगर हम देखें तो थ्रू दिस पॉइंट फर्म्स इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? ये हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होता है? वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, ये फर्म के इक्विलिब्रियम का पॉइंट है. अब अगर हम इसके तहत डायग्राम बनाएं तो देखें, क्योंकि इट इज़ द केस ऑफ मोनोपोली, तो मोनोपोली में क्योंकि एक ही बंदा चीज़ें बनाने वाला है, तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है? नॉर्मली कॉन्सेप्ट ये है कि फर्म विल अर्न जो है वो सुपर नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट. कि नॉर्मल हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्में जो हैं वो ज़्यादातर सुपर नॉर्मल और नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न करती हैं, गैर मामूली मुनाफा जो है वो कमाती हैं, बिकॉज दे डोंट फेस कंपटीशन. क्योंकि उन्हें किसी किस्म का मुकाबला नहीं सामना करना पड़ता, तो अपनी मर्ज़ी की प्राइस ज़्यादा करके प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं. तो सो वी विल ड्रॉ द कंडीशन. ये जो फर्स्ट डायग्राम बनी है साइड पे बेशक लिख लें, यहाँ लिखा हुआ नहीं है बुक्स में, दैट इज़ इन केस ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट. ये गैर मामूली मुनाफे की सूरत में जो है वो आपकी डायग्राम है. ठीक है जी. अब मार्जिनल रेवेन्यू में कैसे बनेगा? आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि AR कर्व हमेशा ऊपर होता है, MR कर्व हमेशा उसके नीचे जाता है. मार्जिनल कॉस्ट कर्व सबको पता है, शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट कैसे होते हैं? यू शेप्स होते हैं. ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन में आपको बताया हुआ है कि AC कर्व डिटरमिन करता है कि व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ प्रॉफिट. अब अगर हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है तो याद रखें AC कर्व्स हमेशा AR कर्व के नीचे से गुजरेगा. नॉर्मल प्रॉफिट है तो AC कर्व AR को टच करके गुजरेगा, और लॉस की कंडीशन है तो AC कर्व विल बी अबव AR कर्व. ठीक है, ये आपने याद रखना है. अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का हम केस बना रहे हैं, पहला जो हमारा केस है, तो उसमें AC कर्व कहाँ से गुजरेगा? AR के कर्व के नीचे से गुजरेगा, ऐसे. ठीक है ना, AC कर्व की डायमेंशन आपने देखनी है. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए AC कर्व टचेज द AR कर्व बिलो. ठीक है ना, फ्रॉम बिलो साइड. अब इसमें ये सारी डायग्राम्स एक जैसी बनेंगी, इसलिए एक अच्छी तरह समझ लें तो बाकी 3 भी समझ आ जाएंगी. अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? सबसे पहले फाइंड करें इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम कहाँ है? वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. ये मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है. दिस इज़ द पॉइंट इक्विलिब्रियम. उसको ड्रा कर लें इक्विलिब्रियम. ठीक है. नंबर 2 स्टेप क्या होगा? ड्रॉ परपेंडिकुलर एट x axis and find the output.
कि आपने दूसरा स्टेप क्या करना है कि इस ई से स्टेप्स याद रखें बच्चों, ठीक है। ग्राफ को रट्टे नहीं मारने, अक्सर बच्चे गलत बना देते हैं रट्टे मार के, ये यहाँ डॉट है यहाँ डॉट है। अब जस्ट स्टेप्स याद रखो तो ग्राफ खुद ही बन जाएगा। सबसे पहले MRMC जहाँ टच हो रहे हैं वहाँ ई लिख दो। नंबर 2, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर क्या होता है, ये ऐसे मतवाजी लाइन जो है वो सीधी एक्स एक्सिस पे खींचो एंड फाइंड द आउटपुट। यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगी, पैदावार चला जाएगी, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट क्या होगा कि एक्सटेंड दिस लाइन टू AC एंड फाइंड कॉस्ट। इस लाइन को AC तक लेके जाएं, इसी लाइन को, और कॉस्ट फाइंड करें। यही E की लाइन बढ़ा के ये AC है, ठीक है ना, ये कर्व है AC, यहाँ तक लेके जाएं, इसको नाम दे दो, जैसे A दे दो, और यहाँ AC से क्या फाइंड करें, कॉस्ट फाइंड करें एंड एक्सटेंड इट टू AR एंड फाइंड प्राइस। आपको पता है AR इज इक्वल टू P होता है, तो इसी लाइन को कहाँ तक लेके जाएं, AR तक लेके जाएं। अब ये AR ये वाला है सीधा, इसी को AR तक लेके जाएं, ये इसको B पॉइंट नाम दे दो, और यहाँ से क्या फाइंड करें, B से, यहाँ से आ जाएगी प्राइस आ जाएगी, ठीक है। समझ आई। सबसे पहला स्टेप इक्विलिब्रियम फाइंड करें, MR इज इक्वल टू MC। इक्विलिब्रियम से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के ऊपर, Q आ गया, उसी लाइन को AC तक लेके जाएं, वही लाइन ना टेढ़ी हो, उसी इक्विलिब्रियम से ऊपर खींच के स्केल से A तक लेके जाएं, AC तक, वहाँ से कॉस्ट आ जाएगी, उसी लाइन को AR तक लेके जाओगे, वहाँ से आपके पास प्राइस आ जाएगी। अब इसमें अगर हम देखें टोटल रेवेन्यू हमारे पास कितना है, तो टोटल रेवेन्यू R से पढ़ेंगे, टोटल कॉस्ट C से पढ़ेंगे। टोटल रेवेन्यू है हमारे पास OQ, और ऊपर देखो रेवेन्यू वाला कौन सा है, BP। तो टोटल रेवेन्यू है OQBP। इसी तरह से टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है, OQ, ये C वाले से पढ़ोगे AC, तो टोटल कॉस्ट है OQAC, ठीक है। ये मैंने अपनी मर्जी के नाम रखे हैं, ज़रूरी नहीं है आप लोग ये रखें, बुक्स में आपके FBM कुछ भी लिखा हो सकता है, वट एवर यू वांट टू, ठीक है। अब प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। दैट मीन्स कि OQBP में से OQAC माइनस करना है। अब ये देखें, OQBP बड़ी रेक्टेंगल है और OQAC उसके मुकाबले में छोटी है, ये बड़ी है OQBP, उसमें से ये OQAC माइनस कर दें तो बाकी क्या बचेगा, ये जो शेडेड रेक्टेंगल है ये बच जाएगी। ये शेडेड रेक्टेंगल किसके बराबर है, ये आती है ABPC या CBPA। ये रेक्टेंगल क्या शो कर रही है, इट इज़ शोइंग द प्रॉफिट, ये हमारा मुनाफा शो कर रही है। नज़र भी आ रहा है प्राइस इज़ हायर देन कॉस्ट, इसका मतलब है कि इस केस में फर्म इज़ अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, कि हमारी जो फर्म है वो गैर मामूली मुनाफा जो है वो हासिल कर रही है, ठीक है जी। इसी तरह से आपने अपने पॉइंट्स में इसकी तफसील भी रख दी। अब ये नॉर्मल तासुर था कि फ़र्म हमेशा जो है वो गैर मामूली मुनाफा कमाती है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। समटाइम्स फर्म हैज़ टू रिड्यूस द प्राइस, समटाइम्स देर आर सम कंडीशंस, कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि फ़र्म जो है उसको प्राइस को कम करना पड़ता है। अ फर्म कैन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट और इवन कैन बेयर लॉस फॉर सम टाइम। कि बाज़ दफ़ा ऐसे हालात होते हैं कि फ़र्म को अपनी कीमत कम करनी पड़ती है और ना सिर्फ वो मुनाफा मामूली कमाती है, मियारी कमाती है, बल्कि उसको मामूली नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ सकता है। अब दोनों डायग्राम्स बाद में बनाएंगे, पहले हम देखते हैं वो कौन से हालात हैं कि एक अकेली फर्म है मोनोपोलिस्ट, तो फिर भी उसकी प्राइस कैसे कम हो सकती है। फर्स्ट हमारे पास क्या है जी, डेंजर ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कि जब हमें हुकूमत की तरफ से दखल अंदाजी का ख़तरा हो। यानी इफ़ मोनोपोलिस्ट फील दैट ड्यू टू द हाई प्राइस देयर इज़ चांस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि अगर मोनोपोलिस्ट को लगे कि मैंने कीमत बहुत रखी है, मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा और हुकूमत की तवज्जो मेरे पे आ रही है, तो ये ना हुकूमत को टैक्स ज़्यादा लगाना शुरू कर दे, तो वो क्या करेगा, ही हिमसेल्फ विल डिक्रीज़ द प्राइस फॉर सम टाइम, वो कीमत में थोड़े अरसे के लिए कमी कर देगा ताकि गवर्नमेंट की अटेंशन जो है इट कैन बी डाइवर्टेड टू एनी अदर फर्म, उसकी तवज्जो किसी दूसरी फर्म पे चली जाए, और फिर बाद में जब हालात सही हो जाएंगे तो ही कैन अगेन इंक्रीज़ द प्राइस एंड कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। पहला मसला ये हो सकता है जिसकी वजह से वो वक्ती तौर पे प्राइस जो है वो कम करता है। दूसरा क्या मसला हो सकता है, डेंजर ऑफ सब्स्टिट्यूट, मुतबादिल का ख़तरा, नेमुल बदल का ख़तरा। इफ़ मोनोपोलिस्ट फील
कि देर आर सम पीपल हु आर ट्राइंग टू फाइंड द सब्सिट्यूट फॉर दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड ही हैज़ टू फेस द कंपटीशन इन द मार्केट। ठीक है, कि अगर उसे लगे कि कुछ और लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस चीज़ का क्यों ना नेमुल बदल लाया जाए, सब्सिट्यूट लाया जाए, और हमें और डेफिनेटली जब सब्सिट्यूट आएगा तो दो लोग हो जाएंगे ना, तो कंपटीशन हो जाएगा। तो वो उन लोगों को मार्केट से भगाने के लिए क्या करेगा, वक्ती तौर पे ही विल डिक्रीज़ द प्राइस, वो कीमत कम कर देगा ताकि लोगों की तवज्जो हट जाएगी, कोई और नई चीज़ आ रही है, लोग कहेंगे हमारी चीज़ें सस्ती होगी है, हम इसी को ख़रीदते रहें, और लोग उसको ख़रीदते रहेंगे और फॉर द टाइम बीइंग कुछ अर्से के लिए वो अपना नुकसान बर्दाश्त करता रहेगा, और जब हालात सही हो जाएंगे सब कुछ, तो वो दोबारा से अपनी प्राइस को रेज़ कर सकता है। तीसरे इसमें कंडीशन क्या हो सकती है जी, यूनिटी ऑफ कंज्यूमर्स, सार्फिन का इत्तेहाद, कि अगर एंटरप्रेन्योर को ये ख़तरा हो, अगर आजिर को, मोनोपोलिस्ट को ये ख़तरा हो कि जो लोग हैं ख़रीदने वाले हैं वो महंगी होने की वजह से दे विल बायकॉट माई प्रोडक्ट, क्यों कह रहे हैं तो बहुत महंगी बेचता है, तो क्यों ना हम इसका बायकॉट कर दें, हमने ख़रीदनी ही नहीं है, ठीक है नहीं मिलती तो ना मिले, तो फिर वो क्या करेगा, वो बायकॉट में तो उसको बहुत लॉस होगा, तो वो क्या करेगा कि फॉर द टाइम बिंग ही विल रिड्यूस द प्राइस, वो अपनी चीज़ की कीमत को कम कर देगा, सो ही कैन सेल इट मोर। एंड द फाइनल वन इज़ डंपिंग पॉलिसी, अगराक की पॉलिसी के तहत। अब दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये डंपिंग अगले पूरे चैप्टर में पूरा टॉपिक अगर आपको याद हो तो मैं डिटेल में करवाऊंगी, यहाँ पे जस्ट बता देती हूँ। डंपिंग या अगराक की पॉलिसी का मतलब ये होता है कि इफ़ क्वांटिटी सप्लाई इज़ ग्रेटर दैन क्वांटिटी डिमांड, कि अगर 500 की तलब थी, इजारादार ने मुनाफे की लालच में 700, 800, 900 चीज़ें बना दी, अब जब उसने सप्लाई ज़्यादा कर दी, डिमांड कम है, तो रिस्पॉन्स क्या होगा, अगर देखो ना 500 चीज़ें मैंने मांगी थी, बदाम मैंने 800 चीज़ें ली हैं, फालतू चीज़ें मैंने बेचनी है, तो आई हैव टू रिड्यूस द प्राइस, मुझे उसका क्या करना पड़ेगा, मुझे कीमत को कम करना पड़ेगा। जब मैं प्राइस कम करूँगा तो उससे क्या ख़तरा होगा कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सूरत में मोनोपोलिस्ट क्या करता है, मोनोपोलिस्ट ये करता है कि ही विल सेल द प्रोडक्ट एट सेम हाई प्राइस इन लोकल मार्केट, कि वो अपनी लोकल मार्केट में तो जो पुरानी कीमत थी 500 के हिसाब से उसी हाई प्राइस पे जो है वो सेल करेगा और अर्न करेगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और जो एक्सेस गुड्स हैं, जो एक्स्ट्रा फालतू बची हुई 300-400 चीज़ें हैं, दे विल बी सोल्ड टू फॉरेन मार्केट। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो किस में सेल कर देगा, बैरूने ममालिक जो है वो सेल कर देगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो उसको नई मंडी मिल जाएगी, नई मार्केट मिल जाएगी, देर ही कैन इंट्रोड्यूस हिज गुड्स, वहाँ अपनी माल को वो मुतारिफ़ करा सकता है, और डिमांड जब बढ़ेगी तो नेक्स्ट टाइम जो है वो ही कैन प्रोड्यूस मोर गुड्स, वो नई चीज़ें भी पैदा कर सकता है, ठीक है। तो ये वो कंडीशंस हैं जिनमें वक्ती तौर पे उसको नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो अब हम कंडीशंस के बाद डायग्राम जो बनाएंगे वो किसकी बनाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट की, ठीक है। ये भी याद रखिए, मैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म सारा करा रही हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बनेगा, यहाँ पे क्यू आएगा, उसी तरह यहाँ पे आर सी पी आएगा, ठीक है, अब तक याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाएगा ए आर, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एम आर, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा आप मैंने क्या बनाया था, मैंने कहा था कि यहाँ पे हम बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि ए सी कर्व नॉर्मल प्रॉफिट में हमेशा ए आर के कर्व के इक्विलिब्रियम के पास से गुजरेगा। अब यहाँ मुझे अभी नहीं पता कि इक्विलिब्रियम कहाँ है, तो वी विल ड्रॉ ए सी आफ्टरवर्ड्स, हम ए सी बाद में बना लेते हैं, पहले हम इक्विलिब्रियम देख लेते हैं, क्योंकि अगर मैं ए सी यहाँ बना भी दूँ तो समटाइम्स ये होता है कि वो पॉइंट से ही डिडक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो ए आर जो वो टेढ़ा है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है परफेक्ट कंपटीशन की तरह। इस वजह से हम ट्रिक करके ए सी बाद में ड्रॉ कर लेते हैं, लिखेंगे हम उसी तरह। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था बच्चों, एम सी टचेज एम आर, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने बताया था कि उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, आउटपुट लें। थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि उसको ए आर पे लेके जाएं और वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आप सबको समझ आ गया था। अब ए आर से प्राइस आ गई, सेकंड अगला स्टेप मैंने बताया था कि ए सी से यू कैन हैव द कॉस्ट। अब मामूली मुनाफे का मतलब क्या है, व्हेन रेवेन्यू इज़ इक्वल टू कॉस्ट, यानी जब वसूलियाँ और लागत दोनों एक दूसरे के बराबर हों, तो दैट मीन्स कि इसी ए पॉइंट के ऊपर हम क्या ड्रॉ करेंगे, वी कैन ड्रॉ, टच करता हुआ वी कैन ड्रॉ ए सी, ठीक है। ताकि जब मैं कहती हूँ कि इस लाइन को ए आर तक लेके जाएं तो प्राइस आए, और इसी लाइन को ए सी तक लेके जाएं तो कॉस्ट आए, तो ये दोनों सेम लाइंस हैं, जहाँ पे प्राइस आ रही है वहीं पे सॉरी यहाँ नहीं, जहाँ पे प्राइस आ रही है वहीं पे आपके पास कॉस्ट भी आ रही है, ए पॉइंट पे आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो टोटल रेवेन्यू आपका कितना है, ओ क्यू
AC और AC या PA की बात है, ठीक है ना। और टोटल कॉस्ट भी कितनी है, OQAP, क्योंकि यहाँ पे P इज़ इक्वल टू C है, दोनों सेम है। दैट मीन्स है टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट, सो फर्म इज़ अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। हमारी जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही है, या वो मामूली मुनाफा जो है वो कमा रही है। और तीसरी हमारे पास कंडीशन इसमें कौन सी आ जाती है, लॉस की, कि समटाइम्स फर्म को जो है वक्ती तौर पे नुकसान का सामना भी जो है वो करना पड़ सकता है। तो नुकसान की सूरत में हमारी फर्म जो है वो क्या करेगी, यहाँ पे उसी तरह से पहले AR ड्रॉ करो, फिर उसी तरह से आपके पास जो है वो MR आ जाएगा, उसी तरह से आपके पास MC आ जाएगा। अब AC सिर्फ टच जहाँ करना है ना उसमें बाद में बनाया, बाकी कहीं भी बनाओ। लॉस में मैंने कहा था AR के ऊपर कहीं भी बन सकता है, वट एवर वेन एवर यू वॉन्ट टू ड्रॉ इट, कहीं भी बना लो। फिर वही स्टेप, सबसे पहला स्टेप इक्विलिब्रियम फाइंड करो, MR इज इक्वल टू MC, परपेंडिकुलर से आउटपुट लो, उसी लाइन को AR तक लेके जाओ, AR से क्या आएगी, प्राइस आएगी, उसी लाइन को AC तक लेके जाओ, AC से क्या आएगी, आपके पास कॉस्ट आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो TR आपके पास क्या आ रहा है, OQAP, और TC क्या आ रहा है, OQBC। अब ये वर्ड्स वही हैं, OQAB और OQBC। यहाँ भी देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में भी क्या था, OQAB और OQBC सेम है। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे रेवेन्यू ऊपर, प्राइस ऊपर थी, कॉस्ट नीचे थी, और लॉस की सूरत में कॉस्ट ऊपर आ रही है, प्राइस नीचे आ रही है, यानी यहाँ लॉस होगा। लॉस क्या होता है, लॉस इज़ टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू, यानी नेगेटिव प्रॉफिट को आप लॉस कहते हो ना। कि यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है वो आपकी ज़्यादा है, बड़ी रेक्टेंगल, और रेवेन्यू जो है वो थोड़ी रेक्टेंगल है। तो लॉस क्या शो कर रहा है, ABCB या APCB जो भी है, ये आपके नुकसान को शो कर रहा है कि आपकी फर्म जो है वो नुकसान, लेकिन ये क्या है, ये टेम्पररी लॉस है, ठीक है ना। इट इज़ टेम्पोरेरी, कि ये आपका आर्जी नोयत का जो है वो नुकसान है, ये मुस्तकिल नहीं है, ये वक्ती तौर पे फॉर्म जो है वो हासिल कर रही है। जब लोगों की तवज्जो से हट जाती है तो इट कैन अर्न द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगेन, ठीक है। अब ये अगर शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन आता है क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो बच्चों आपने डिफाइन करना है व्हाट इज़ मोनोपोली, ठीक है। उसके साथ ही आपने यहाँ पे डेफिनेशन किस किस की लिखनी है, एक आपने डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले मोनोपोली क्या होती है, दूसरे नंबर पे आपने डेफिनेशन लिखनी है कि शॉर्ट रन क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है। दोनों डेफिनेशंस बता के ये सिंपल जो मैंने सारा भी एक्सप्लेन किया है, उसके आगे ये आपने बताना है 2 अप्रोचेज़ हैं, टोटल रेवेन्यू कॉस्ट अप्रोच है या माइनर कॉस्ट अप्रोच है, रेवेन्यू अप्रोच है, उसमें कंडीशंस क्या हैं, डिटेल्स बता के यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाता है, ठीक है। अब अगर आता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन में डायग्राम चेंज नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। लॉन्ग रन में भी सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन द मोनोपोली। सबसे पहले आप बताओगे मोनोपोली का क्या मतलब है, फिर आप बताओगे व्हाट इज़ मेंट बाय लॉन्ग रन। शॉर्ट रन की जैसे एक्सप्लेन करोगे, यहाँ लॉन्ग रन को भी एक्सप्लेन करना है। लॉन्ग रन क्या होता है, लॉन्ग रन इज़ दैट टाइम पीरियड इन विच नो न्यू फर्म कैन एंटर इन द लॉन्ग रन इज़ दैट टाइम पीरियड इन विच न्यू फर्म्स कैन एंटर इन द मार्केट. Scale and size of production can be changed. If the demand increases, we can have more laborers, we can have more workers, and we can increase the scale of the production. कि अगर डिमांड बढ़ती है तो हम अपना पूरा निज़ाम ही जो है वो बदल सकते हैं, पूरा मेयार ही बदल सकते हैं, ठीक है ना। सो देयर इज़ नो, शॉर्ट रन में 3 कंडीशंस थी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो एक बात याद रखें कि लॉन्ग रन में जो है वो हमारे पास नॉर्मली फर्म विल अर्न जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट, एंड समटाइम्स ड्यू टू द डिफरेंस इन एंटरप्रेन्योर्स, के एंटरप्रेन्योर डिफरेंट होते हैं, ड्यू टू द सम efficient entrepreneurs firm can earn abnormal profit और super normal profit, ठीक है। ये दो ही कंडीशंस हैं, या फर्म गैर मामूली मुनाफा कमाएगी या फर्म जो है वो मामूली मुनाफा कमाएगी। और डायग्राम्स आर सेम, मैं दोबारा नहीं बना रही, वही डायग्राम जो मैंने भी पहले नॉर्मल प्रॉफिट की बनाई है, आप वही डायग्राम बनाओगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, और इसी तरह से फिर आप गैर मामूली मुनाफे की जो डायग्राम है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है उसकी जो डायग्राम है वो आप बनाओगे और उसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। अब इसमें आपने जो है वो यानी सिर्फ दोनों सूरतों को करना है। इन लॉन्ग रन फर्म विल नॉट बेयर लॉस इन एनी केस, लॉन्ग रन में लॉस की कोई डायग्राम नहीं बनेगी, यानी लॉन्ग अगर तो इकट्ठा सवाल आता है ना तो दोनों लिखने हैं, अगर अलग अलग आता है खाली लॉन्ग रन आता है तो यू विल डिफाइन मोनोपोली, यू विल डिफाइन लॉन्ग रन, फिर आप कहेंगे लॉन्ग रन में सिर्फ जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है, देयर इज़ नो चांस ऑफ लॉस की कोई कंडीशन जो है वो नहीं है, फिर उनकी डायग्राम्स और उनको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है।
अब यही जो कीमत और पैदावार का तयन है, इसकी वजाहत जो है वो 2-3 सूरतों में की जा सकती है, जैसे हमने अभी पढ़ा है। एक होता है मार्केट पीरियड, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। मार्केट पीरियड जिसको आप योमिया मंडी भी कहते हैं, योमिया मंडी जो एक दिन की मंडी होती है, जिसमें अगर डिमांड बढ़ जाए, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो क्या होगा, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर डिमांड बढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे कि जो गुड्स हमारे पास स्टॉक में मौजूद हैं, ज़ख़ीरे में मौजूद हैं, वी कैन सेल दैम, हम उन्हें मार्केट में सेल कर सकते हैं। ठीक है ना। मार्केट कौन सी है? योमिया मंडी का मतलब फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की जो मार्केट है, जिसको डे टू डे मार्केट कहते हैं। ठीक है, उसको योमिया मंडी कहते हैं। अब योमिया मंडी में डे टू डे मार्केट में अगर डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली वी कैन इंक्रीज़ द सप्लाई विद इन द स्टॉक। जो हमारे पास स्टॉक में चीज़ें हैं उनको निकाल के सप्लाई इंक्रीज़ कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन क्या है कि वी कैन इंक्रीज़ द प्राइस, हम कीमत में इजाफा कर सकते हैं। अब हम कौन सी चीज़ इख्तियार करेंगे? वी विल अडॉप्ट द मेथड इन विच वी विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। हम वो तरीका इख्तियार करेंगे जिसमें मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब इसमें 2 चीज़ें देखनी है। आपके पास जो डिमांड बढ़ रही है वो किस नेचर की है? परमानेंट नेचर की अगर डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो आपका फ़ैसला क्या होगा, और अगर आपकी टेम्परेरी यानी कि वक्ती तौर पे डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो आपका फ़ैसला क्या होगा। ठीक है। अगर तो परमानेंट नेचर की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, यानी मुस्तकिल इजाफा जो है वो हो रहा है, तो डेफिनेटली फिर आप क्या करोगे? डिमांड बढ़ने पे यू विल इंक्रीज़ द प्राइस, क्योंकि यू कैन नॉट इंक्रीज़ द सप्लाई। डे टू डे मार्केट है ना, रोज़ की रोज़ चीज़ें बनती हैं, तो आप सप्लाई तो नहीं बढ़ा सकते। तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे? यू विल इंक्रीज़ द प्राइस, आप कीमत में इजाफा कर दोगे। और फिर आप ये भी देखोगे, इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि वो कौन सी चीज़ है, उसकी लचक कैसी है, उसकी इलास्टिसिटी कैसी है। इफ़ द गुड इज़ लेस इलास्टिक का मतलब है कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लोगों ने हर हाल में ही ख़रीदना है, तो डेफिनेटली यू कैन इंक्रीज़ द प्राइस एंड यू कैन गेट मोर प्रॉफिट। लेकिन अगर वो चीज़ जो है वो मोर इलास्टिक गुड है, उसके ढेर सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर डिमांड बढ़ने पे मैंने प्राइस बढ़ा दी तो लोग तो मेरी पहले जो चीज़ें खरीद रहे हैं वो भी नहीं खरीदेंगे और वो उसकी जगह कोई और सब्स्टिट्यूट खरीदना शुरू कर देंगे। सो यू कैन इंक्रीज़ प्राइस इन ए वेरी माइनर टर्म्स। आप बहुत मामूली कीमत जो है उस बढ़ा सकते हो या फिर उसको अवॉइड कर सकते हो। इसके मुकाबले में अगर डिमांड इंक्रीज़ टेम्पररी, वक्ती तौर पे कोई जोश चढ़ा लोगों को और उस चीज़ की तलब बढ़ गई कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, यू विल नेवर इंक्रीज़ द प्राइस। तो आप कभी भी कीमत में इजाफा नहीं करेंगे, बिकॉज अगर कीमत में एक दफ़ा इजाफा हो गया तो इट विल बैडली अफेक्ट द कंज्यूमर्स माइंड। इससे कंज्यूमर के दिमागों में नेगेटिव इफेक्ट आपका आ जाएगा कि ये तो महंगी चीज़ें बेचता है, और नेक्स्ट टाइम भी वो आपकी चीज़ों को परचेज़ नहीं करेंगे। दूसरा ऐसा हो सकता है शॉर्ट रन, जैसे भी हमने पढ़ा। शॉर्ट रन में डेफिनेटली आप उतनी चीज़ें पैदा करते हो उस लेवल पे इक्विलिब्रियम जहाँ पे होता है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। और हमने भी पढ़ा जैसा कि शॉर्ट रन में फर्म कैन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, फर्म कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एंड इवन इन सम केसेस इट कैन फेस द कंडीशन ऑफ लॉस। ठीक है जी। और ये यानी एक तरह से ओवरव्यू सारा दे रही हूँ ना। और लॉन्ग रन में क्या है? लॉन्ग रन में भी हम सबको पता है कि इन लॉन्ग रन फर्म नेवर एवर फेसेस द लॉस, कभी भी नुकसान बर्दाश्त फर्म नहीं करती है, और वो उस वक्त तक प्रोडक्शन करती रहती है जब तक कि उसे नॉर्मल प्रॉफिट हासिल होता रहे। एंड ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ सम एंटरप्रेन्योर्स समटाइम्स सम फर्म्स कैन हैव द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑल्सो, बट फर्म विल नेवर फेस द लॉस इन लॉन्ग रन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया 20 नंबर के अकॉर्डिंगली। अब मानूर आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन भी शेयर कर देना, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कल, नहीं तो परसों वो फिर आपको उसका लेक्चर भी जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं पास्ट पेपर्स के, जिस भी बच्चे ने लिखे हैं, खाली मानूर को नहीं कह रही, बाकी सब भी अपनी अपनी कॉपीज़ खोल के देखिए। मैंने सब निशान लगवाए थे, आप लोगों को लिखवाया भी था। अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन मानूर स्किप कर गई है तो काइंडली टेल मी, और अगर सही मैंने किया है तो इसके जो अगला सवाल है वो मुझे लिख के भेजें, ताकि इंशाल्लाह ताला कल का लेक्चर मैं उससे दे सकूं। और मैं मुझे पता है इस तरह फ़ाइल थोड़ी सी बड़ी बन रही है, बट इसमें यह है कि डायरेक्टली मैं ड्रॉ कर रही हूँ जस्ट लाइक वाइट बोर्ड पर करते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए। अगर मैं वो दूसरे तरीके से लेक्चर बना के भेजूँगी उस पर स्क्रीनोमेटिक पे, तो उस पर मैं खुद ड्रॉ नहीं कर सकती ना। आई विल जस्ट पोस्ट द पिक्चर्स, तो पिक्चर्स तो आपकी बुक्स में भी बनी हुई हैं। असल मकसद तो ये है कि आपको पता चले, आपको ये लगे कि चलो मिस जो है ना वो क्लास में ही बैठ के वाइट बोर्ड पर पढ़ा रही हैं। तो दैट्स वाई अगर ये थोड़ा सा हैवी फाइल्स भी हैं तो प्लीज़ इनको अपना पैकेज वगैरह करवा के रखें और उसको फजूल कामों में इस्तेमाल ना करें। इकनॉमिक्स के जो 3-4 लेक्चर रह गए हैं उनके लिए संभाल के रखें, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो आप अपनी तैयारी कर सकें। और बच्चों अपनी तैयारी करते रहें, पेपर अल्टीमेटली कभी ना कभी तो होने ही है ना। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम्स, और मैथ्स की रोज़ अच्छी अच्छी तैयारी करें। रमज़ान पाक का बरकत महीना है, अल्लाह मियाँ दुआओं को सुनता है और ज़्यादा सुनता है। अपने लिए दुआ करें, अपने घर वालों के लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह मियाँ हमें इस मुश्किल वक्त से जो है वो निकाल दे, हम सब पे अपना करम करे, हम सब पे अपना फजल करे,
इस बीमारी से, इस वबा से जो है वो हम सबको अल्लाह ताला निजात दे। और अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो आपको सेहत व तंदुरुस्ती भी दे, और हर का इम्तिहान में ज़िंदगी के जो है, चाहे वो ये इम्तिहान है, पेपर्स हैं या कोई और इम्तिहान है, हर इम्तिहान में आपको कामयाब करे, और जो है वो आपके घर वालों को, आपके अम्मी अब्बू का साया आपके सरों पर सलामत रहे, और हमेशा आप जो है वो खुश बहाश रहें। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।